चलो बेटा आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया इससे पहले, एनिमल किंगडम जो है, हमने एनिमल किंगडम को दो हिस्सों में बांट दिया। बहुत ही सिंपल एनिमल्स जिनमें नोटोकॉड रोड नहीं होती, उनको तो हमने क्या बोला, नॉन कोडेटा। और जिनमें जो एडवांस फाइलम है, जिनमें नोटोकॉड रोड पाई जाए, चाहे उनकी लार्वल स्टेज में हो या चाहे एम्ब्रियोनिक या पूरी लाइफ में परसिस्ट करे, तो उन एनिमल्स को हमने क्या बोला, कोडेटा। अब कोडेटा को भी हमने देखा कि कुछ कोडेटा ऐसे होते हैं जो इनिशियल लेवल पे आए थे। तो इनिशियल लेवल पे शुरुआत में जो कोडेटा है उनको हमने नाम दे दिया प्रोटोकोडेटा। प्रोटो मींस फर्स्ट। अब प्रोटोकोडेटा को भी हमने बताया कि जिनमें लार्वा की टेल तक ही नोटोकोड रहती है, लाइफ में और नहीं, तो वो तो यूरोकोडेटा, यूरो का मतलब टेल। और जिनमें हेड से लेके टेल तक नोटोकोड रोड मिले, उनको हमने सिफेलो, सिफेलो का मतलब ही हेड होता है। और इनके अंदर हम कह सकते हैं कि सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड रोड इनकी पूरी लाइफ स्टेज जो है, कंप्लीट लाइफ स्टेज के अंदर, थ्रू आउट लाइफ स्टेज के अंदर परसिस्ट रहती है, बरकरार रहती है। फिर हमने देखा कि कुछ और भी एडवांस कोडेट पाए जाते हैं जिनमें नोटोकोड रोड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज तक मिलेगी, आगे वो वर्टिब्रे में तब्दील हो जाती है, पूरा कॉलम बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम। उनको हमने बोला था वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा है उनको भी हमने बांट दिया किन में, बिना जबड़े वाले हैं उनको एग्नेथा बोला, और जबड़े वाले होते हैं उनको ग्नेथा बोला। अब बिना जबड़े वाले हैं तो उनमें तो हमने क्या लिया, साइक्लिक माउथ वाली फिश, बिना जबड़े वाली फिश। अब जबड़ा नहीं है तो माउथ कैसा होगा, साइक्लिक। तो इनमें तो हमने साइक्लोस्टोमा पढ़ लिया। इनमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे पेट्रोमाइजोन और हैगफिश। फिर उसके बाद आ जाते हैं जबड़े वाले एनिमल्स। अब जबड़े वाले एनिमल्स हैं उनको भी हमने फर्दर सुपर क्लास में बांट दिया। जिनमें फिन्स पाए जाते हैं वो पाइसिड सुपर क्लास, और जिनमें फिन्स नहीं, लिम्स पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा बोल दिया। अब पाइसिड को हमने डिस्कस कर लिया कि जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्ड्रियोइक्थिस, और जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है उनको बोलते हैं ओस्टिइक्थिस या बोनीफिश। इनका और भी नाम है। बोनीफिश जो है, बोनीफिश को टीलियोस्ट के नाम से भी जानते हैं। पुरानी क्लासिफिकेशन में कई बार क्वेश्चन आ जाए तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो टीलियोस्ट किसके लिए बोलते हैं, बोनीफिश को बोलते हैं। और इनको इलेस्मो ब्रैंकी, इलेस्मो ब्रैंकाई किनको बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश को, पुराना नाम है। तो कई बार टर्म्स हमें जितनी ज्यादा पता चले उतना हमारे लिए आसान हो जाता है टॉपिक, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, क्लासिफाई किया। उसके बाद आ जाते हैं कि जबड़े वाले एनिमल जिनको सुपर क्लास में बांटा है लिम्स के बेस पे, और लिम्स कितने होते हैं, 4। इसलिए इस सुपर क्लास का नाम रखा गया टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया, जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज यानी कि बर्ड्स, और मेमेलिया। अब हम इन क्लास को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, चारों को कंपेयर करके। जैसे हमने फिश को कंपेयर करके पढ़ा है, वहीं से कंपैरेटिव स्टडी से ही कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टेट्रापोडा के अंदर इन सभी क्लास को। तो जो टेट्रापोडा है, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फीबिया। फिर रेप्टिलिया। इन चारों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। एवीज, बर्ड्स, और मेमेलिया, मैमल्स। चलो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनको थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नाम की बात करें, टाइटल की, तो एम्फी मींस बोथ। ये तो हमें पता है अच्छे से, कई जगह पे ये वर्ड यूज होता है। और बी बायो से लिया गया है, यानी कि लिविंग, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी दोनों जगह डबल लाइफ मिलती है।
दो तरह की लाइफ होती है, पानी में भी यानी कि एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल। तो डबल लाइफ की वजह से ही इनको बोल दिया गया एम्फीबिया। तो यहां से एम्फी बोथ से लिया गया है, यानी कि डबल, बोथ या डबल बोल दो, और बायो से हम बिया बोल देते हैं। तो लिविंग आप जानते हो अच्छे से, तो इसीलिए इनको टाइटल दिया गया एम्फीबिया, कि ऐसे एनिमल भी होते हैं जो डबल लाइफ जीते हैं, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी, दोनों जगह अच्छे से सरवाइव करते हैं, और दोनों ही तरह की लाइफ की इनको जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, इसीलिए इनको एम्फीबिया बोला जाता है। अब बात करते हैं रेप्टिलिया। तो क्रीपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट की वजह से, क्रीपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट जो होती है, लोकोमोशन होता है, इसी वजह से इनको, रेप्टम का मतलब ही क्रीपिंग क्राउलिंग से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से इनका नाम पड़ गया रेप्टिलिया। जो रेंग के चलते हैं, क्रीपिंग क्राउलिंग मूवमेंट करते हैं, उन एनिमल्स को नाम दे दिया गया रेप्टिलिया। ये जस्ट ठीक है बर्ड्स, और हाँ, बर्ड्स के लिए हम बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथो, इसलिए ये ध्यान देना है, बर्ड्स की स्टडी भी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ऑफ कोर्स इसको रेप्टिलियोलॉजी भी बोल देते हैं। और मैमल्स की बात करें तो इनको ये नाम क्यों दिया गया, कि ये वो एनिमल्स थे जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स आ गई थी। इससे पहले कहीं पे भी मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती जो अपने बच्चों को फीड कराने के लिए, तो उसी मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स मिलती है उनको नाम दे दिया गया मैमल्स। तो एक तो इनके टाइटल कैसे पड़े, नाम कैसे पड़े इन क्लास के, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, अब क्योंकि एम्फीबिया कहां से वो लोग बने हैं, फिश स्पाइसीज ग्रुप से। अब ऑफ कोर्स कुछ मैचिंग कैरेक्टर इनमें, इन्हीं से एडवांस कैरेक्टर कहाँ आए होंगे, एम्फीबिया में, और फिर इनसे एडवांस रेप्टिलिया में, और रेप्टिलिया से भी एडवांस बर्ड्स, और फिर मैमल्स। तो हमें अच्छे से ध्यान देना है कि रेप्टिलिया से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, और रेप्टिलिया से ही मैमल का इवोल्यूशन हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि ट्राइडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म, और ट्राइडोफाइट से ही एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही इन पॉइंटों पे ध्यान देना है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे हुआ है। तो पाइसिस की बात करें तो हमने इनमें कुछ खास कैरेक्टर देखे थे कि इनमें फिन्स होते हैं, तो यहाँ पे, और इनके अंदर हमने स्केल भी देखे थे। ये बहुत खास कैरेक्टर होते हैं फिश के अंदर, एक तो उनके फिन्स और दूसरा उनके स्केल। तो पाइसिस ग्रुप में पेयर्ड फिन्स होते हैं और स्केल मिलते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे कि जो स्केल थे, कार्टिलेजिनस फिश में तो मिलते हैं प्लेकोइड स्केल, और बोनी फिश में मिलते हैं साइक्लोइड और टीनोइड स्केल। लेकिन ये स्केल बने किससे हैं, एंडोडर्मिस के बने होते हैं। मतलब डर्मिस जो स्किन की लेयर है उससे नीचे मिलेगी, स्किन के अंदर नीचे वाली लेयर है, तो एंडो, एंडो का मतलब नीचे, अंदर, और डर्मिस का मतलब लेयर। तो एंडोडर्मिस के बने होते थे कहां पे, फिश में स्केल। लेकिन हमने क्या देखा कि फिश से इवोल्व होके जो क्लास बनी है आगे एम्फीबिया, तो उसके कोई सबूत है, हाँ लंग फिश भी होती हैं, कुछ फिश होती हैं लंग फिश है, या और भी बहुत सारी फिश हैं जो कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही हैं पाइसिस और एम्फीबिया के बीच। जबकि आप जानते हो फिश में क्या पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फिश होती हैं जो, जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स वो इशारा कर रही हैं, कनेक्टिंग लिंक है पाइसिस और एम्फीबिया क्लास की, बिल्कुल ठीक है। अब हम एम्फीबिया क्लास की बात करें तो इनमें फिश की तरह स्केल नहीं होते, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ये स्केल लेस होते हैं। आप फ्रॉग वगैरह आपने काफी देखा है, तो फ्रॉग वगैरह में भी आप देखोगे बॉडी पे उनकी स्किन बिल्कुल मॉइस्ट होती है। स्किन कैसी है, मॉइस्ट होती है, गिलगिली स्किन होती है, और स्केल लेस होती है। ना ही फिन्स होंगे, क्योंकि फिन्स होते तो पाइसिस सुपर क्लास में रखते,
तो ऑफकोर्स इनमें पैर आ गए हैं। फिन्स में पैर नहीं थे, तो 4 इनमें पैर होंगे, जिनमें हम जिनको नाम देंगे फोर लिम्स और हिंड विंग्स, हिंड लिम्स, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, आगे वाले फोर लिम्स, पीछे वाले हिंड लिम्स। तो ये सब मिलेंगे इनमें, और इनमें स्केल नहीं मिलते हैं। लेकिन आगे चल के रेप्टिल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनमें स्केल मिलेंगे, वापिस स्केल आ जाते हैं फिश की तरह, लेकिन इनके स्केल ड्राई होते हैं। देखो फिश के जो स्केल थे वो मॉइस्ट थे, गिलगिले थे, स्लिपरी थे, चिकने थे, क्योंकि वो किसके बने थे, एंडोडर्मिस के बने होते हैं। लेकिन रेप्टल्स के जो स्केल होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई, और वो किसके बने होते हैं, वो एपिडर्मिस के बने होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिन्स, यहाँ पे हमने देखे थे फिश के अंदर भी स्केल थे और रेप्टल्स में भी स्केल है, लेकिन वो फर्क है उनमें। उनके फिश के जो स्केल है वो कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंडोडर्मिस के बने होते हैं। इनके ड्राई होते हैं, खुरदरे होते हैं, और एपिडर्मिस के बने होते हैं। और इसमें अक्सर ये जो स्केल है या अपनी स्किन जो होती है रेप्टल्स की, उस स्किन की शेडिंग कर देते हैं। स्केल और स्किन जो है ड्राई होने के बाद वो अपनी लाइफ के एक स्टेज पे आके उसकी शेडिंग कर देते हैं, और इसी शेडिंग को बोलते हैं इक्डाइसिस या मोल्टिंग। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा, स्नेक जो होता है वो एक स्टेज पे आके अपनी ड्राई स्किन को, वो या ड्राई स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस है वो स्केल के साथ साथ उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और इसी शेडिंग को या रिमूवल को क्या बोलते हैं, इक्डाइसिस या मोल्टिंग। ये रेप्टल्स में खूब देखा जाता है, क्योंकि उनके स्केल कैसे होते हैं, ड्राई। हाँ, ऐसा फिश वगैरह नहीं करती हैं। तो ये जो इक्डाइसिस या मोल्टिंग वाला काम हो और कौन करते हैं, इंसेक्ट भी करते हैं। तो ये आपको या तो इंसेक्ट में मिलेगा या फिर रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है इक्डाइसिस प्रोसेस। तो ये भी एक खास पॉइंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, रेप्टाइल्स के अंदर जो ड्राई स्किन होती है वो किसकी बनी होती है, स्केल, स्केल प्रेजेंट होंगे, ड्राई स्केल होंगे, एपिडर्मिस के होते हैं, और अक्सर ये स्किन की वो शेडिंग करते हैं एक स्टेज पे आके, जिसको इक्डाइसिस बोलते हैं। बर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो बॉडी में फीदर्स आ जाते हैं, स्केल्स चले जाते हैं, फीदर्स खास करेक्टर आ जाता है। लेकिन आपको पता है फोर विंग्स तो इनके इनके जो फोर विंग्स होते हैं वो तो तब्दील हो जाते हैं किसमें, विंग्स में। इनके फोर लिम्स जो हैं, जो आगे वाले लिम्स होते हैं पक्षियों के, वो क्या बन जाते हैं, मॉडिफाई होके विंग्स। लेकिन जो हिंड लिम्स हैं, हिंड लिम्स का जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन में स्केल पाए जाते हैं, वैसे ही ड्राई स्केल जैसे रेप्टल्स के अंदर होते हैं। तो वो थोड़े से कैरेक्टर बचे रहते हैं पक्षियों में। आप देखोगे ध्यान से, पंजे जो होते हैं, पैर जो होते हैं, मोर वगैरह को देखो, कितना सुंदर पक्षी है लेकिन उसके पंजों पे, पैरों के पास आप देखोगे तो ड्राई स्केल होते हैं। तो यहाँ पे तो पक्षियों में हम कह सकते हैं कि स्केल होते हैं पूरी बॉडी पे, जनरली फीदर्स पाए जाते हैं। तो इनमें पूरी बॉडी पे स्केल नहीं मिलेंगे रेप्टल्स की तरह, लेकिन जो बचे कुचे हिंड लिम्स जो होते हैं, हिंड लिम्स पे जो उनके पंजे होते हैं, उनके पास जो स्केल पाए जाते हैं थोड़े से एरिया में, लोअर हिंड लिम्स रीजन में, तो वो भी कैसे स्केल मिलते हैं, ड्राई स्केल। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मैमल्स। तो हम मैमल्स में कहेंगे कि भाई इनमें जो है स्केल नहीं होते हैं स्किन पे, हाँ ड्राई स्किन जरूर होती है, उसमें कैरेटीन वगैरह जो प्रोटीन है उसका डिपोजिशन होता है हमारी स्किन पे, जो उसको थोड़ा सा ड्राइनेस दिखाता है। लेकिन ये इनकी स्किन पे भी स्केल नहीं होते हैं रेप्टल्स की तरह या फिश की तरह।
तो एक अगर हम कंपैरिजन ये करें तो ये भी अक्सर कंपैरिजन बनता है, अक्सर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं स्किन को लेके। दूसरी खास बात कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो इनमें आपको मिलेगा हेड और ट्रंक। इनकी बॉडी जो है बटी होती है हेड में और ट्रंक में, लेकिन कुछ एम्फीबियन ऐसे भी हैं जिनमें टेल भी मिल जाती है, कुछ में, ध्यान देना, सभी में नहीं, कुछ एम्फीबियंस में टेल भी मिल जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं रेप्टल्स है तो उनमें तो टेल सब में मिलेगी। बर्ड्स में खास कैरेक्टर आ जाता है, फीदर्स और फोर लिम्स मॉडिफाई होके किस में तब्दील हो जाते हैं, विंग्स में, ये खास बात है। और मैमल्स की बात करें तो इनमें भी आप देखोगे हेड, ट्रंक और टेल में बटी होती है, और इनकी बॉडी पे जो खास कैरेक्टर आ जाते हैं जो इनमें कहीं नहीं थे, वो आ जाते हैं बॉडी पे हेयर। ध्यान रहे, बर्ड्स और पीछे रेप्टल्स, कहीं पे भी किसी एनिमल में आपको हेयर नहीं मिलेंगे, तो इनकी स्किन पे हेयर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स मैमरी ग्लैंड है इसलिए तो इनको मैमल बोला जाता है। तो ये इनमें खास कैरेक्टर आ जाता है बॉडी पे हेयर। और इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस क्या है कि जो एम्फीबियंस हैं इनमें सेंसेशन के लिए, जैसे सेंसरी ऑर्गन के तौर पे या स्ट्रक्चर के तौर पे पाइसिज में क्या था, तो पाइसिज में अगर हम फिश की बात करें तो फिश के लेटरल साइड में एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं लेटरल लाइन। ध्यान देना, ये फिश में बहुत अच्छा सेंसरी पार्ट है। फिश की जो लेटरल लाइन होती है वो क्या काम करती है, पानी के अंदर हल्की सी भी वाइब्रेशन है, जैसे आप पानी में से फिश को पकड़ने की कोशिश करोगे, हाथ को पानी में डालोगे, हल्की सी वाइब्रेशन को फील कर जाती है फिश। और वो कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, इनकी बॉडी में लेटरल साइड में जो लाइन है उसी को बोल देते हैं लेटरल लाइन। वो यहाँ इस तरह की वाइब्रेशन से जुड़ी हुई, प्रेशर से जुड़ी हुई जो सेंसिटिविटी है उसको चेक करता है, सेंसिटिविटी को रिसीव करता है। तो ये एक लेटरल लाइन इसका एक अच्छा सेंसरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन है। हाँ, कार्टिलेजिनस फिश में ये और एडवांस होता है। अगर हम कार्टिलेजिनस फिश से बात करें तो वहां में लेटरल लाइन होती है, और लेटरल लाइन इतनी डीप और खास होती है कि वो, उसको हम स्पेशल नाम भी देते हैं लेटरल लाइन को, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। कार्टिलेजिनस फिश में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी के तौर पे मिलती है लेटरल लाइन, बहुत ही गहरी होती है और वो बहुत ही खास और सेंसिटिव होती है वाइब्रेशन के लिए, और भी प्रेशर वगैरह या पानी में जो भी हलचल है उसको फील करने के लिए। ऑफ कोर्स बोनी फिश होती हैं उनमें भी लेटरल लाइन पाई जाती है सेंसेशन के लिए। अब बात करते हैं कि एम्फीबियन में वो लेटरल लाइन मिलेंगी भाई, तो एम्फीबियन के अंदर भी हल्की फुल्की लेटरल लाइन रह जाती हैं, यानी कि कमजोर होती जा रही है। सबसे अच्छी कहां थी, कार्टिलेजिनस फिश में, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी के तौर पे। फिर थोड़ी सी हल्की हो गई है बोनी फिश में, जिनको हम जस्ट लेटरल लाइन के नाम से जानते हैं। और फिर हम कहेंगे एम्फीबियन में लेटरल लाइन होती है, हाँ हल्की फुल्की रह जाती है और हल्की हो जाती है। तो फिर ये सेंस कैसे करेंगे, तो इनमें सेंसेशन के लिए और स्ट्रक्चर आ जाता है। कान आया नहीं है लेकिन कान की शुरुआत हो गई है, ईयर की शुरुआत हो गई है। स्पेशल मेम्ब्रेन है हेड वाले रीजन में, थोड़ा सा मेम्ब्रेनस निशान बन जाता है, स्कार सा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनम मेम्ब्रेन। तो ये क्या सेंसेशन है, तो ये भी वाइब्रेशन और थोड़ी सी आवाज, साउंड को जो है एक तरह से सेंस करने वाला स्ट्रक्चर या ऑर्गन यहां से शुरू हो जाता है। ध्यान रहे, फिश हमारी आवाज नहीं सुन सकती, वो पानी के अंदर हलचल को फील कर सकती हैं, उनके अंदर लेटरल लाइन पाई जाती है या एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी मिलता है कार्टिलेजिनस फिश में। लेकिन यहाँ पे लेटरल लाइन हल्की फुल्की रह गई है क्योंकि और बेहतर ऑर्गन शुरू हो गया है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन, यानी कि कान की या ईयर की शुरुआत हो गई है हेड रीजन में एटलीस्ट। ये अब धीरे धीरे टिम्पेनम मेम्ब्रेन रेप्टल्स के अंदर थोड़ा सा धसता चला जाएगा, बर्ड्स में और ज्यादा अंदर चला जाएगा, और मैमल्स में बहुत अच्छे से इंटरनल ईयर बना लेता है टिम्पेनम मेम्ब्रेन। और फिर वहां पे मैमल्स में इसके बाहर
साउंड को कलेक्ट करने के लिए क्या आ जाते हैं, ईयर पिन्ना भी आ जाते हैं। तो ध्यान रहे ईयर पिन्ना भी यहीं पे होंगे, पीछे किसी क्लास में नहीं होते, उनमें कान ही नहीं है। कान की शुरुआत हुई एक टिम्पेनम मेम्ब्रेन के तौर पे, अब वही टिम्पेनम क्या यहाँ खत्म हो जाएगा रेप्टल्स में? नहीं, वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, यहाँ पे आके और डीप हो जाएगा, बर्ड्स में एक होल की तरह बन जाएगा, लेकिन पिन्ना अभी नहीं आए हैं। और आगे चल के आप देखोगे मैमल्स में ईयर पिन्ना भी आ जाएंगे। तो मैमल्स के कुछ खास कैरेक्टर हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि किनको मैमल कहेंगे। सबसे खास बात है, एक तो जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हो, एक बॉडी में हेयर मिले और एक उनके ईयर पिन्ना हो, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये क्या है, मैमल है, जो बाकी से इनको अलग कर पाएंगे। चलो ये इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो एक ये सेंसिटिव या सेंसिटिव ऑर्गन्स बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से मैमल्स में ये डेवलप होते हैं और एडवांस क्लास डेवलप हुई मैमल्स। और इसमें आगे बढ़ते हैं, इन चारों को और अच्छे से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो हमें अच्छे से पता है पाइसिस जो थी, यानी कि फिश जो थी, उन्हीं से आगे चल के इवोल्व होके एम्फीबियन बने। लेकिन एम्फीबियन भी अपनी डबल लाइफ जीते हैं, पानी में भी और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह की, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया। इनको जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए अंडे कहाँ देने पड़ते हैं एम्फीबियंस को? पानी के अंदर, क्योंकि इनके अंडे जो होते हैं बहुत सॉफ्ट है। आप कहोगे कि ये जमीन पे क्यों नहीं देते? अगर ये जमीन पे अंडे देंगे तो वो ड्राई डेसिकेशन से खत्म हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंडे इतने सॉफ्ट हैं, उनके बाहर कोई ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट का कवर नहीं होता है, यानी कि जैसे अंडों के ऊपर छिलका होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इन पे छिलका नहीं होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इनको अंडे देने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो इनको तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी की भी जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। यही कारण है कि ये एम्फीबियन है, डबल लाइफ जी रहे हैं। अब इनको आगे चल के इवोल्व होना है, रेप्टल बनना है, तो कैसे हुआ होगा? तो अंडरस्टूड है भाई कि अंडे जो दे रहे थे उनमें ही बदलाव आया होगा। अंडों के बाहर जो एग थे, एग के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर आया होगा, जिसको हम बोल देते हैं सेल, कैलकेरियस। क्या बोल देते हैं? कैलकेरियस सेल। तो कैलकेरियस सेल बना होगा तभी जाके ये एम्फीबियन रेप्टल्स बने होंगे, बिल्कुल ठीक। ये इवोल्यूशन का खास पॉइंट है, अक्सर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियन में ऐसा कौन सा कैरेक्टर ऐड हुआ जिससे फिर वो इवोल्व होके रेप्टल्स में तब्दील हुए। तो यही तो था वो कैरेक्टर कि एग के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल। अब ये आने के बाद ये अगर अंडे जमीन पे भी देंगे तो पानी की जरूरत नहीं है इनको, जमीन पे भी अंडे दे सकते हैं, ड्राई डेसिकेशन नहीं होगा। ये कैलकेरियस सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको ड्राई नहीं होने देगा, सूखने नहीं देगा, सिकुड़ने नहीं देगा, खत्म नहीं होने देगा, तो ड्राई डेसिकेशन से बचाता है। यही खास कैरेक्टर था जो एम्फीबियन को इवोल्व करके रेप्टिलिया बना देता है कि भाई अब ये ऐसे एनिमल बन गए जिनको अब पानी की जरूरत ही नहीं है, लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, अंडे देने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये तो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हो गए थे, बिल्कुल ठीक। अब पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हो गए तो जमीन के अकॉर्डिंग ये अपने आप में एडेप्टेशन पैदा करते हैं कि एक परमानेंट एडजस्टमेंट जो जेनेटिकल हो, इनके बच्चों में भी ट्रांसमिट हुई, वही एडेप्टेशन कहलाती हैं। तो वो एडेप्टेशन में क्या क्या डेवलप किया, जैसे इनको तो पानी में भी सांस लेना पड़ता था, तो इनमें तो भाई जो कई तरह से रेस्पिरेशन होता था, एम्फीबियंस में तो रेस्पिरेशन के कई तरीके थे। कुछ स्टेज पे हम कहते हैं ब्रेंकियल भी था, जैसे इनका लार्वा अगर हम बात करें, एम्फीबियन का लार्वा तो गिल स्लिट से रेस्पिरेशन करता है, तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। इनमें ये जमीन पे रहते हैं तो लंग से पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं।
और जब ये बक्कोफेरिंग्स होता है वहां से भी बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं बक्कोफेरिंग से, और मॉइस्ट स्किन इनकी होती है तो वहां से भी रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये बहुत खास कंडीशन में भी करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे आपने फ्रॉग को देखा हुआ, कई बार मड में या मिट्टी में अपने आप को छुपा लेते हैं हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में। गर्मी में तो एस्टिवेशन, और सर्दी है उससे बचने के लिए हाइबरनेशन। तो अक्सर मिट्टी में अपने आप को छुपा लेते हैं, मड में छुपा लेते हैं, तो अक्सर वो इस तरह का ही रेस्पिरेशन करते हैं मॉइस्ट स्किन से धीरे धीरे। तो ऑफ कोर्स ये कई तरह के रेस्पिरेशन करते थे फ्रॉग या एम्फीबियंस, लेकिन अब उनमें एडेप्टेशन हो गई है टेरेस्ट्रियल के लिए। पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए उनमें एडेप्टेशन आ गई, यानी कि वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करने लगे लंग्स से, केवल लंग्स से। और आगे चल के सभी में पल्मोनरी स्टार्ट हो गया, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी, क्योंकि ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं पहले लैंड वर्टिब्रेट थे। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल, तो पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट। तो क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है, एनिमल बोल रहा है उन्होंने, और सक्सेसफुल है जमीन पे आके जो सबसे पहले सक्सेसफुल हुए थे। आपने देखा पोरीफेरा पानी में था, सिलेंट्रेटा पानी में थे, प्लेटीहेल्मन थे, निमेटी हुए थे, पैरासाइट ही थे। एनालिड भी ज्यादातर पानी में मिलते हैं या पैरासाइट थे। फिर उसके बाद मोलस्का का भी वही था कि पूरी तरह से ग्रुप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वो पानी में ही मिलता है ज्यादातर। फिर बच गया क्या, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में बहुत बड़ी क्लास है इंसेक्टा, जो पूरी तरह से सक्सेसफुली जमीन पे आके जो है एडजस्ट हुई। तो पहले जमीन पे एडजस्ट होने वाले एनिमल तो इंसेक्ट ही थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले जमीन पे एडजस्ट होने वाले वर्टिब्रेट, तो रेप्टल्स है। हम वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं, उन वर्टिब्रेट में पहले वर्टिब्रेट ये थे जो जमीन पे आके सक्सेसफुली एडजस्ट हो पाए, रेप्टल्स। इनमें रेस्पिरेशन उसी के हिसाब से हो गया, लंग से रेस्पिरेशन करने लगे। और इनमें एक्सक्रीशन करने के लिए भी स्पेशल किडनी आ गई, मेटानेफ्रिक। पानी में मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज नहीं करना था अब इनको, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट थी, तो इन तीनों के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी आ गई। ये इनके खास कैरेक्टर आ गए थे कि एम्फीबियन से रेप्टल्स में इवॉल्व होते वक्त क्या क्या बदलाव आया। तो एक तो इनका रेस्पिरेशन कैसा हो गया, पल्मोनरी, और एक इनका एक्सक्रीशन कैसा हो गया भाई, मेटानेफ्रिक किडनी से स्टार्ट हो गया। मेटा किडनी कैसी बन गई थी, मेटानेफ्रिक टाइप की। ऑफ कोर्स और भी कई इवोल्यूशन हुए हैं हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इवोल्यूशन में इनको साथ साथ लेके चले। तो रेप्टल से फिर आगे बढ़े, तो रेप्टल से फिर इवोल्व हुए कुछ ऐसे रेप्टल्स जो जिनमें 4 लिम्स तब्दील हो गए थे विंग्स में, यानी कि वो उड़ना स्टार्ट कर गया विंग्स की मदद से। अब फ्लाइंग हैबिट्स उनमें डेवलप हुई, और वो फ्लाइंग हैबिट्स में क्या क्या आया बर्ड्स में, तो वो खास क्वेश्चन है कि ये उड़ सकते थे, इसलिए इनमें देखो एक तो इनके 4 लिम्स जो हैं वो 4 विंग्स में तब्दील हो गए। तो विंग्स तो आई गई है इनमें खास। दूसरा इनमें खास बात थी कि इनकी जो लंबी हड्डियां हैं बॉडी के अंदर, लॉन्ग बोन्स वगैरह हैं, तो वो कैसी थी, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमो वर्ड होता है एयर से जुड़ा हुआ, जैसे आपने सुना होगा निमोनिया, तो न्यूमो वर्ड दिखता है, यानी कि निमोनिया क्या होता है, जो एयर से जुड़ा हुआ, क्या कौन सा ऑर्गन होता है हमारा, लंग्स, और उसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑफकोर्स वो निमोनिया होता है। तो न्यूमो वर्ड एयर से जुड़ा हुआ है, तो एयर कैविटी से बनी हुई, एयर कैविटी वाली बोन्स को बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, और ये बर्ड्स में पाई जाती हैं। तो ऐसा ही नहीं, इंसानों ने भी ट्राई किया था उड़ने के लिए, कई ऐसे फॉल्स विंग्स लगा लगा के ट्राई किया है, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम केवल ये देख लें कि बर्ड्स में केवल विंग्स हैं इसलिए उड़ पाते हैं, नो। अगर हम बारीकी से देखें तो उनमें कई ऐसी हैबिट्स मिलेंगी, उनमें एडेप्टेशन देखने को मिलेंगी जो उनको उड़ने के लिए बना रहे हैं। कैसे,
तो बर्ड्स में एक तो उनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है जो उनमें उड़ने में मदद करती हैं। कैसे कि बोन हल्की है, उनमें हवा भरी रहती है। दूसरा, इनके जो लंग्स होते हैं बर्ड्स के, लंग्स के साथ साथ बगल में एयर सैक पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एयर सैक हैं। ऑफ कोर्स वो एयर स्टोर करते हैं जिससे पक्षी को, बर्ड्स को बायांसी मिलती है हवा में, तो वो आराम से जो है रुक सकता है हवा में इन एयर सैक की मदद से भी। तो एक ये भी इनमें खास बात है जो इनमें एक एडेप्टेशन पैदा कर रहा है। दूसरा, इनकी अगर हम बात करें कि जो बर्ड्स हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जैसे हमने बताया था कि इस शेप की ऐसे ऐसा शेप मिलेगा, तो ऐसा तो स्ट्रीमलाइन बॉडी हमने फिश का भी देखा था। तो वो पानी में रेसिस्टेंस को कम रखता है और ये हवा में इनकी रेसिस्टेंस को कम करता है। इस तरह की स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं बर्ड्स की फ्लाइंग हैबिट में भी हेल्प करती है। और इसमें क्या कहेंगे, इनके अंदर बॉडी का वजन कम करने के लिए एक और एडेप्टेशन पाई जाती है कि जो फीमेल बर्ड होता है, ओवरी, फीमेल बर्ड की जो दो ओवरी होती है ना, जैसे हम हर जगह पढ़ते हैं फीमेल में दो ओवरी होती है, तो अक्सर बर्ड में एक ओवरी ही मिलती है फीमेल में। आपको पता है हमारी बॉडी का जैसे राइट वाला हिस्सा भारी होता है, बड़ा होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में, तो ऐसा ही यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी में मिलता है, बर्ड्स में भी ऐसा ही। तो बर्ड्स के अंदर राइट ओवरी नहीं होती है क्योंकि वो कंपैरेटिवली हो सकता है भारी हो, तो इनमें केवल लेफ्ट ओवरी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये कहीं ना कहीं फ्लाइंग एडेप्टेशन जो होती है बर्ड्स में, उनमें एक तो उनकी न्यूमेटिक बोन्स, दूसरे उनके लंग से अटैच एयर सैक, तीसरा इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, और चौथा है भाई उनके अंदर थोड़ा सा वजन कम करने के लिए एक और एडेप्टेशन मिलती है कि फीमेल में राइट ओवरी एब्सेंट होती है, लेफ्ट ओवरी ही प्रेजेंट होती है, जो कहीं ना कहीं इनको फ्लाइंग एडेप्टेशन देती हैं कि ये इनके बच्चों में भी ये कैरेक्टर जाते हैं, तभी ये उड़ पाते हैं। तो ये इनकी खास बात है बर्ड्स की जो हमें ध्यान देनी है। इसके अलावा अब हम इन चारों में कंपैरिजन करें, और वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई मैमल्स में तो यूनिक कैरेक्टर है, मेमोरी ग्लैंड्स, बॉडी पे हेयर और ईयर पिन्ना, जो और पीछे कहीं नहीं मिलेंगे, जो उनको इन तीनों क्लास से हटके बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। फिर इनमें एक खास बात और देखी गई कि ये जो दो क्लास हैं बर्ड्स और मैमल की, ये पेरेंटल केयर के लिए जानी जाती है, और कहीं पीछे पेरेंटल केयर नहीं मिलेगी। फिर आप कहोगे सर हमने पढ़ा है फ्रॉग में, तो फ्रॉग में दिख जाती है, तो पूरे ग्रुप में नहीं कहेंगे हम कि सारे के सारे एम्फीबियन जो हैं पेरेंटल केयर करते हैं। नो, अपने बच्चों की केयर जो करते हैं वो कौन सी क्लास है, बर्ड्स और मैमल, और ना तो रेप्टल्स। ये अंडे देते हैं और चलो भाई ठीक है, फिर बाद में बच्चे अपनी जिंदगी जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एम्फीबियन और फिश वगैरह सब कहीं पेरेंटल केयर नहीं है। हाँ, बोनी फिश में भी बताया था हमने, बोनी फिश सभी नहीं, हिपो हिपोकैम्पस यानी कि जो सी हॉर्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत पेरेंटल केयर देखी गई है। तो ऐसे तो एक दो एक्सेप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है पूरे ग्रुप पे। तो ग्रुप की बात की जाए तो ये दो ही ग्रुप हैं जो पेरेंटल केयर के लिए जाने जाते हैं। इवन यही दो ऐसी क्लास हैं जिनके मेंबर जो हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रख सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना ही कम ज्यादा हो जाए, कितनी सर्दी हो जाए, कितनी गर्मी, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखेंगे। जैसे हमारे अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है, तो भाई जैसे फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स रहेगा बॉडी का टेम्परेचर। तो इससे कम ज्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रुप जो है इनको हम कह दें एंडोथर्मिक, होम्योथर्मिक
या फिर हॉट ब्लडेड एनिमल, एक ही बात है। तो हॉट ब्लडेड एनिमल कैसे, अगर बाहर कितनी ठंड हो जाए तब भी इनका खून गर्म ही रहेगा। बाहर कितनी ठंड हो जाए तब भी हमारे अंदर जो है बॉडी का टेम्परेचर गर्म ही रहेगी बॉडी, इसलिए इनको बोलते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल। तो कौन से हैं, बर्ड्स और मैमल, ये दो ही क्लास है। इनको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं, अंदर से इनमें गर्मी बनी रहती है। होमियो का मतलब होता है स्टेबल, थर्मिक का मतलब टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। इन्वायरमेंट का ज्यादा हो गया तो बॉडी का भी हो जाएगा, नो, या फिर इन्वायरमेंट का कम हो गया तो इनकी बॉडी का भी हो जाएगा, नो। तो इस तरह से ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम होम्योथर्मिक, एंडोथर्मिक या हॉट ब्लडेड एनिमल के नाम से जानते हैं। बाकी इनसे पीछे, रेप्टल से पीछे आप चले जाओ, पोरीफेरा तक चले जाओ, पीछे नॉन कोर्डेटा में पोरीफेरा तक भी चले जाओ, ये सब के सब कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोइकियोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलो का मतलब होता है अनस्टेबल, थर्मिक का मतलब टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर अनस्टेबल है। कैसे, अगर बाहर -2 टेम्परेचर हो गया तो इनकी बॉडी का भी -2 और उसमें खत्म हो जाएंगे ये। बाहर अगर 50 हो गया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉडी का भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, खत्म हो जाएंगे। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ बदलता रहता है, तो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल टेम्परेचर रहता है बॉडी का, पोइकिलोथर्मिक। यानी कि अगर बाहर ठंड है तो इनका खून भी ठंडा हो जाएगा, यस, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। तो ये कौन से होते हैं, रेप्टल्स से पीछे ओरीफेरा तक चले जाओ आप वापिस, सभी कैसे मिलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोइकिलोथर्मिक, ये भी हमें ध्यान रखना है। यही कारण है कि सर्दियों में आप देखोगे स्नेक वगैरह हमें ज्यादा नहीं दिखते हैं, या फिर रेप्टल्स और भी जैसे लिजार्ड वगैरह हैं वो भी कम नजर आती हैं, और एक्सट्रीम गर्मी में भी गायब हो जाते हैं। हाँ, बारिश के टाइम पे और उधर जो थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक सा होता है तब बहुत ज्यादा एक्टिविटी इनकी नजर आती है। यही कारण है कि अगर हम कोई ऐसी कंट्री का जिक्र करें जहाँ बर्फ गिरती है तो वहाँ रेप्टल्स सुनने में नहीं आएंगे आपको, वहाँ कहाँ सर्वाइव ही नहीं करेंगे ये सब। इवन वहाँ मच्छर आपने सुने होंगे, स्विट्जरलैंड या और कंट्री है जहाँ बर्फ या ठंड होती है, वहाँ पे मच्छर भी कैसे सरवाइव करेंगे। या फिर आपने देखा होगा घर पे कि भाई ऑल आउट से नहीं भाग रहे हैं मच्छर, बल्कि एसी चलाते हैं, तब क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, पीछे कोल्ड ब्लडेड है, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बदलता रहता है। तो जैसे ही हम ठंडा रूम करेंगे तो इनकी बॉडी का जो है, बॉडी का ब्लड वगैरह है जो भी है वो भी अंदर से ठंडी होगी, तो इसलिए भागते हैं या छुपते हैं। तो इस तरह से ये सारे एनिमल कैसे हैं, रेप्टल से पीछे पोरीफेरा तक वापिस, इनको हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड या पोइकियोथर्मिक एनिमल। चलो और आगे चलते हैं, अब उनमें और कंपैरिजन क्या करें तो अब इनको थोड़ा सा, जैसे हमने देखा एम्फीबिया, तो देखो एम्फीबिया में अगर हम थोड़े से और जनरल कैरेक्टर देखें, डिस्कस करें इनमें, जो खास बात तो हमने डिस्कस कर लिया, इनकी मॉइस्ट स्किन होती है, स्केल लेस होती हैं, और बॉडी में जो है हेड और ट्रंक होता है, टेल कुछ एक में मिल जाती है। इनमें कुछ एक में लार्वा भी पाया जाता है, जैसे लार्वा भी हमने डिस्कस किया है फ्रॉग का, टेडपोल लार्वा। तो इनमें तो डेवलपमेंट भी कैसी मिलेगी, इनडायरेक्ट मिल जाती है। लेकिन पीछे यहाँ इससे आगे अगर आप देखोगे तो इनमें किसी में भी लार्वा नहीं मिलता, तो इन सब की तो डेवलपमेंट कैसी बोलोगे आप, डायरेक्ट ही होती है, कोई डाउट नहीं है। फिर हम बात करें एम्फीबियंस के अंदर कुछ जनरल कैरेक्टर की, तो जैसे रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, तो हमने बताया पल्मोनरी भी होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी होता है, क्यूटेनियस यानी कि मॉइस्ट स्किन से भी होता है, और बक्कोफेरिंजियल भी रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के मामले में बहुत ही एडवांस है एम्फीबियन, तभी तो दो डबल लाइफ जी पा रहे हैं ये, पानी में भी और
जमीन पे भी। तो सब तरह का रेस्पिरेशन इनमें पाया जाता है। लेकिन इनमें अगर हम बात करें तीनों में, तो इनका रेस्पिरेशन तीनों का कैसा होगा? पल्मोनरी। फिर अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, तो भले ही एम्फीबियन पानी में मिलते हैं तो अक्सर ये यूरिया रिलीज करते हैं, तो यूरियोटेलिक होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हमें ध्यान देना है। ऑफ कोर्स कुछ जो है एम्फीबियन पानी में अमोनिया भी रिलीज करते हैं, मोनोटेलिक भी होते हैं। अब फ्रॉग का एग्जांपल लेके चले तो वो तो यूरिया रिलीज करता है, हमारी तरह यूरियोटेलिक होता है। तो एक कार्टिलेजिनस फिश पानी में होने के बावजूद भी यूरिया रिलीज करते हैं, दूसरे फ्रॉग यूरिया रिलीज करते हैं, और फिर मैमल तो आप जानते ही हो एक्सक्रीशन के तौर पे अक्सर क्या करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं, तो यूरियोटेलिक होते हैं। क्योंकि ये तो वैसे भी टेरेस्ट्रियल है तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो एक तो आपको ध्यान देना है एक्सक्रीशन में। फिर एक्सक्रीशन करने के लिए यहाँ की किडनी जो होती है मीजोनेफ्रिक होती है, लेकिन यहाँ पे इससे आगे जो किडनी अगर आप डिस्कस करोगे तीनों की, मेटानेफ्रिक एडवांस टाइप की किडनी आ जाती है। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो कोई डाउट नहीं है, चारों के अंदर क्लोज सर्कुलेशन है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, सिफेलोकोर्डेटा से आगे सभी के अंदर क्लोज सर्कुलेशन होगा, कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है। और हार्ट की बात करें सर्कुलेशन में, तो हार्ट भी कोई डाउट नहीं है, सबके अंदर मायोजेनिक हार्ट मिलेगा। बस चैम्बर में फर्क है। यहाँ पे फिश के अंदर हम देख के आए थे कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। यहाँ पे हार्ट के अंदर एम्फीबियन में कितने आ जाएंगे? 3 चैम्बर का हार्ट हो जाएगा। और रेप्टल्स के अंदर क्या आ जाएंगे भाई? रेप्टल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन रेप्टल्स में जो क्रोकोडाइल होता है उसके 4 चैम्बर हो जाते हैं। यानी कि रेप्टल से ही 4 चैम्बर हार्ट की शुरुआत हो गई, लेकिन सभी रेप्टल्स में 4 चैम्बर नहीं होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। कैसे? अगर हम एम्फीबियन की बात करें तो 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल, लेकिन रेप्टल्स की बात करें 2 ओरिकल और वेंट्रिकल, और उसका पार्टीशन पूरी तरह से नहीं होता है, अधूरा पार्टीशन है, इसलिए 3 ही चैम्बर माने जाएंगे। लेकिन क्रोकोडाइल में ये पार्टीशन पूरा हो जाता है, तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, और फिर उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स में हम कह सकते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो ये भी सर्कुलेशन में आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम बात करें, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। लोकोमोशन करने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या मिलते हैं? टेट्रापोडाई सुपर क्लास है, तो ऑफ कोर्स 4 लिम्स होते हैं। लेकिन कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी हैं जो लिम्बलेस होते हैं, जैसे इक्थियोफिश। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ जाता है। आप कहोगे इक्थियो वर्ड तो हमने फिश के लिए बताया था, ये तभी तो बोल रहा है इनको इक्थियोफिश नाम है। तो ये एम्फीबियन, लेकिन इनमें लिम्स नहीं होते, लिम्स की जगह पे फिन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पानी में। तो ये हैं तो एम्फीबियन, लेकिन एम्फीबियन की तरह 4 लिम्स नहीं दिख रहे हैं, फिन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया इक्थियोफिश। तो आप एग्जाम्पल जब पढ़ोगे फ्रॉग के, तो जैसे सॉरी एम्फीबियंस के, तो उनमें एग्जाम्पल में आप सबसे कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉग पढ़ोगे, जिसको रेना टिग्रीना बोलते हैं। और बड़े वाला जो फ्रॉग टोड होता है उसको बफो बोलते हैं, और जो पेड़ों पे मिलता है फ्रॉग उसको हाइला बोलते हैं। इसके अलावा सेलामेंडर भी इसी का एग्जाम्पल है एम्फीबियंस का। और एक एग्जाम्पल आपको ये लिम्बलेस एम्फीबियंस, जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, किसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन? इक्थियोफिश को। नाम में ही छुपा हुआ है कुछ डाउट। तो एक तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। फिर हम रेप्टल्स की बात करें, तो रेप्टल्स में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे जो हैं उनमें ए से एलिगेटर, बी से बेंगेरस। बेंगेरस क्या होता है? कैरेट स्नेक होता है, जो अक्सर जो है वो काफी पॉइजनस स्नेक में रखा जाता है। इसके अलावा कैलोटिस, जो गार्डन लिजार्ड को बोलते हैं। कैमेलियन, जो ट्री लिजार्ड बोलते हैं जिसको।
या फिर जो है दीवारों पे मिलती है जो लिजार्ड, उसको बोलते हैं हेमीडेक्टाइलिस। इसके अलावा जो है चिलोन है, टर्टल को बोलते हैं, और टोर्टवाइज। इसके अलावा जो आप देखोगे रेप्टल्स में नाजा है, जिसको कोबरा को क्या बोला जाता है, नाजा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम रेप्टल्स के अंदर लेके चल सकते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल को बोलेंगे। तो ये सब क्या है, रेप्टल्स हैं जो आराम से आप एग्जाम्पल कर सकते हो, इनमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम बर्ड्स की बात करें तो कोरवस कौवे को बोलते हैं, या फिर आप देखोगे पैवो पिकॉक को बोलते हैं। जो एप्टेनोडाइट, पेंगुइन, पेंगुइन क्या है, बर्ड्स, ध्यान देना। तो ये थोड़ा सा फोकस करना है, एप्टेनोडाइट। या फिर वल्चर को नेफ्रॉन बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे सीटाकुला है, या पीजन है, कोलंबो। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बर्ड्स के। और फिर आ जाते हैं भाई मैमल्स पे। तो मैमल्स में हम बहुत खास कैरेक्टर के साथ इनमें थोड़ा सा पार्टीशन करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मैमल से पहले ये जितने भी एनिमल हैं सारे के सारे अंडे देते हैं, ओवी पेरस होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल है ओवी पेरस। कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे हमने कार्टिलेजिनस फिश का बताया था, ओवो विविपेरस, और सही मायने में विविपेरस में रख सकते हैं उसको। और ऐसे पीछे बिच्छू जो था वो भी विविपेरस में रखा जा सकता है, एक्सेप्शन को छोड़ के। लेकिन हमें अच्छे से पता है रेप्टल से ही क्या बने हैं, मैमल्स। तो शुरुआत में जो मैमल्स आए होंगे जरूर वो भी अंडे देते होंगे, क्योंकि रेप्टल से ही वो लोग एकदम मैमल बच्चों को जन्म थोड़ी देंगे। तो ऑफकोर्स शुरुआत में जो मैमल आए होंगे एग लेइंग मैमल्स आए होंगे, बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो एग लेइंग मैमल्स थे इनको हम बोलते हैं प्रोटोथेरियन। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, थेरियन मैमल के लिए है। तो एग लेइंग मैमल्स को हमने आगे फर्दर बांट दिया कि शुरुआत में जो मैमल आए होंगे अंडे देने वाले आए होंगे, और जिनको हमने बोला प्रोटोथेरियन। फिर क्या हुआ होगा कि अंडों की जरूरत नहीं है, फिर वो बच्चों को जन्म देना शुरू किया होगा उन्होंने। तो उनको नाम दिया मेटाथेरियंस। जो अंडे नहीं देते अब क्या कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से विविपेरस हो गए हैं, अंडे बच्चों को जन्म देने वाले। लेकिन बच्चों को तो जन्म देने लग गए, लेकिन बच्चों को जन्म देने से पहले जैसा हम जानते हैं गेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी पीरियड, और उसमें बच्चों को नरिश होता है। नरिशमेंट कहां से मिलता है, प्लेसेंटा से। तो इवोल्यूशन होने लग रहा था, अभी तो अंडे थे भाई, एग थे, अंडे दे रहे हैं, अब बच्चों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन आप देखोगे अभी प्लेसेंटा कैसे डेवलप हो जाएगा। तो इनको हम कहेंगे, जो मेटाथेरियन थे, प्लेसेंटा लेस। इनमें प्लेसेंटा नहीं थी, प्लेसेंटा लेस एनिमल। और आगे चल के वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। प्लेसेंटा ही चाहिए थी ना, तो आगे चल के प्लेसेंटल मैमल आ गए। और इन्हीं को बोलते हैं ट्रू मैमल, यानी कि यूथेरियन। तो ये हो गए यूथेरियन। तो इस तरह से देखें तो मैमल तो तीन कैटेगरी के हो गए बिल्कुल। शुरुआत में जो मैमल आते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोथेरियन, ये बच्चों को जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं। जैसे इनके कई एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस। अब ऑर्निथो वर्ड तो बर्ड से है, तो ये बर्ड्स की तरह इनकी बीक होती है, चोंच सी दिखती है, माउथ ऐसे, इनका माउथ बीक जैसा होता है, बर्ड से मैच कर रहा है, इसलिए नाम रखा ऑर्निथो रिंकस। या इनका नाम होता है डक जैसे दिखते हैं ना, डक बिल्ड। डक बिल्ड पेटिटस। और इन्हीं को ऑर्निथो रिंकस के नाम से जानते हैं,
इसी तरह से इकिडना भी इसका एग्जाम्पल है। इकिडना स्पाइनी आंट ईटर होता है। देखो एक होता है आंट ईटर, वो नहीं, अलग से स्पाइनी कांटेदार होता है, मकोड़े खाने वाला इकिडना। स्पाइनी आंट ईटर ही को ही बोलते हैं इकिडना। तो ये भी अंडे देने वाले मैमल्स में आते हैं और इनको हम बोलते हैं प्रोटोथेरियन, शुरुआती मैमल। अब इनमें अगर आप देखोगे इनकी बॉडी पे हेयर तो आ गए हैं, जैसे हमने बताया था हेयर वाला कैरेक्टर। इनकी मेमोरी ग्लैंड भी होगी। इनके ईयर पिन्ना नहीं आए, जो पिन्ना होते हैं ना ईयर, वो अभी इनमें नहीं आए। शुरुआती मैमल थे, अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। आगे चल के आप देखोगे ईयर पिन्ना आ गए हैं भाई, जो वहां पीछे नहीं थे। यहाँ पे हमने बताया शुरुआत में बस एक कमी थी, ईयर पिन्ने नहीं थे, यहाँ ईयर पिन्ना आ गए भाई। और लेकिन प्लेसेंटा नहीं थी। बॉडी पे हेयर तो सबके मिलेंगे, सब मैमल्स में बॉडी हेयर मिलते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ ईयर पिन्ना यहाँ पे आ गए, आगे चल के प्लेसेंटा भी आ गई। तो एक हम जो देखेंगे एक सिमेट्री के हिसाब से जो बड़े हैं, इवोल्यूशन हुआ है बिल्कुल परफेक्टली। तो मेटाथेरियन में हम क्या एग्जांपल पढ़ते हैं? मार्सुपियल्स, कंगारू, और ऐसे बहुत सारे मार्सुपियल है। एग्जाम्पल के तौर पे कंगारू है, जो वो बच्चों को जन्म तो दे देता है, लेकिन उनके बच्चे हमारी तरह जैसे यूथेरियन के बच्चे पूरी तरह से गेस्टेशन पीरियड में जो है अच्छे से जो है डेवलप होते हैं, प्लेसेंटा से उनको नरिशमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ इन्होंने बच्चों को तो जन्म दे दिया, वो पूरी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए वो, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा ही नहीं होती है, तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ एब्डोमिनल रीजन में एक पाउच होता है, उसमें उन बच्चों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाए, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा नहीं होती है। तो मार्सुपियल्स में, कंगारू में इसीलिए वो जो एक बैग जैसा यहाँ पे एब्डोमिनल पाउच होता है बच्चों की केयर करने के लिए, ताकि डेवलपमेंट तक उनको अच्छे से वो बाहर से नरिश कर सके। तो इनमें प्लेसेंटा नहीं थी, आगे इवोल्व होके प्लेसेंटा आ गई, उन्हीं को हम बोलते हैं यूथेरियन। और यूथेरियन में हम सब आ जाते हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ह्यूमन बींग्स, ये सब मंकी वगैरह सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं यूथेरियन में। और यूथेरियन में आपने पढ़ा है कि आगे चल के ऑर्डर, ऑर्डर कौन से पढ़ते हैं, बहुत फेमस है प्राइमेटा ऑर्डर। प्राइमेटा ऑर्डर में कौन कौन आ जाएंगे? प्राइमेटा ऑर्डर में आ जाएंगे जैसे मंकी है, एप्स वगैरह हैं, ह्यूमन बींग्स, ये सब किस में आ जाते हैं? प्राइमेटा ऑर्डर में। और दूसरा फेमस ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा, जिसमें कुत्ते बिल्ली वगैरह सब आ जाते हैं कार्निवोरा। तो ये तो हम पीछे क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमी में भी पढ़ के आए हैं, तो उन बातों पे हमें ध्यान देना है यूथेरियन में। तो इनमें हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, ऑर्निथोरिंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस, इनको क्या बोल देते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस। तो कई बार क्वेश्चन प्लेटिपस करके भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान देना, अंडे देने वाला मैमल है, प्रोटोथेरियन है। इसमें मार्सुपियल में कंगारू वगैरह आ जाएंगे, और यूथेरियन में तो सब आ जाते हैं भाई। कैमल, कैमेलस आ जाता है, इकस हॉर्स को बोलते हैं, वो आ जाएगा। एलिफस, एलिफेंट को बोल देंगे। फेलिस, कैनिस, ये हम सब पढ़ के आए हैं। ह्यूमन बींग, होमोसेपियंस, मकाका, मंकी, एप और ओरंगुटान, गिबन, ये सब इसी में आ जाएंगे। यूथेरियन में कितने ही एग्जाम्पल आप रख सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कुछ एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे व्हेल है, वो सील, वो भी क्या है? मैमल है। इसके अलावा सी काऊ, वो भी क्या होती है? मैमल। हाँ, अगर हम बात करें पेंगुइन, वो बर्ड्स होते हैं, और डॉल्फिन भी क्या होते हैं? मैमल। तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि एक्वेटिक मैमल भी होते हैं, डॉल्फिन, सील, सी काऊ और व्हेल, ये मैमल है। और जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड कराते हैं। जैसे व्हेल की भी बात करें तो ये पानी में बहुत ही गाढ़ा जो मिल्क रिलीज करते हैं, तो पानी में भी नहीं घुलता है, और बच्चा उससे फीड लेता है। तो इस तरह से इनको हमने मैमल की कैटेगरी पे रखा है, कुछ एग्जाम्पल के साथ। बर्ड्स का हमने कुछ डिस्कस कर ही लिया था, तो ये थे इनके कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद अब कुछ यूनिक कैरेक्टर पे आ जाते हैं।
इन सबके कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं, उन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने एम्फीबियंस की बात करें तो इनके तो यूनिक कैरेक्टर वही है, डबल लाइफ होती है इनकी, जो बिल्कुल हटके होती है। रेप्टल्स की खास बात करें तो इनके जो है स्केल वाली बॉडी होती है, हमने बताया ड्राई स्केल होते हैं, एंडो एक्जो सॉरी एपिडर्मिस के बने होते हैं, जबकि फिश के कैसे होते हैं स्केल, वो एंडोडर्मिस के बने होते हैं। उनके मॉइस्ट स्केल होते हैं, इनके ड्राई स्केल होते हैं। इनमें जो रेप्टल्स के अंदर खास बात है, इक्डाइसिस देखने को भी मिलता है, क्रीपिंग क्राउलिंग टाइप की मूवमेंट करते हैं। हाँ, स्नेक की बात करें तो स्नेक में कई बार बोल देते हैं कि वो लिबलेस भी होता है और आई लिड्स भी नहीं पाई जाती। कैसे, ध्यान देना बेटा, हमने फिश में देखा था पीछे, फिश के अंदर आई तो आ गई थी लेकिन आई लिड नहीं होती है। आंखों के बाहर जो है पूरी तरह से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो आंखों को कवर करती है। एम्फीबियंस में आई के साथ साथ एक और कैरेक्टर ऐड हुआ है, आई लिड्स, ये आ जाते हैं। और आगे तक फिर सब में आईलिड्स मिलेंगी, मैमल्स तक। हाँ, रेप्टल्स में हम कहेंगे कि स्नेक में लिम्बलेस भी होता है और आईलिड भी नहीं होती है, तो ऐसा बोल देते हैं। जबकि हम स्नेक को देखें बारीकी से तो चार छोटे छोटे पैर होते हैं, लेकिन वो रूडिमेंट्री होते हैं, उनका वो यूज करते नहीं है। और इवोल्यूशन के दौरान उन्होंने यूज नहीं किया, तभी तो आज वो लिम्बलेस नजर आते हैं। वो मस्कुलर लोकोमोशन करते हैं मसल्स की मदद से। तो अक्सर हम बोलते हैं कि भाई स्नेक को छोड़ के बाकी और सब में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में एक बहुत खास बात है, और वो क्या होता है, इनका जो, जैसे हमारे यहाँ पे साउंड बॉक्स होता है लैरिंग्स, तो इनके साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं, सीरिंग्स। एक तो ये बात ध्यान देनी है, जबकि मैमल्स वगैरह में लैरिंग्स बोलते हैं साउंड बॉक्स। इसके अलावा बर्ड्स में हम देखते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीछे जो कॉकरोच या अर्थवर्म में हमने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो ध्यान देना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो एक्स्ट्रा चैम्बर भी होते हैं, एक होता है क्रोप और दूसरा होता है गिजार्ड। क्रोप क्या होता है, जो यहाँ पे ओइसोफिगस के पास जो मिलेगा, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जो खाने को स्टोर कर लेता है। ये कॉकरोच में भी मिलता है, अर्थवर्म में भी मिलता है और पक्षियों में भी पाया जाता है। जैसे पक्षियों को दाना मिला, खाना मिला, तो कुछ खाना जब पेट भर जाता है तो यहीं पे स्टोर कर लेते हैं क्रॉप में। और फिर स्टमक वाले रीजन में बहुत ही सख्त मसल्स होती हैं जो सख्त चीजों को क्रश करने में मदद करती हैं, क्योंकि ये सीड वगैरह खाते हैं पक्षी, इनको जरूरी है इस तरह से सख्त सीडों को क्रश करने के लिए। तो ऐसे ही कॉकरोच के अंदर भी पाया जाता है और अर्थवर्म में भी, वो भी मिट्टी कंकड़ खाते हैं। तो क्रोप और गिजार्ड जैसे कैरेक्टर भी पक्षियों के अंदर स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। बाकी ये अंडे देते हैं तो ओवीपेरस होते हैं, और मैमल क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं तो विवीपेरस कहलाते हैं। वो बातें हमें ध्यान देनी है। बाकी हमने इनके एग्जाम्पल कर लिए हैं। हार्ट का बता दिया है, यहाँ पे ये 3 चैम्बर हार्ट होगा, इनमें भी 3 चैम्बर हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 और नीचे आगे 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स, दिमाग से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, तो फिश और एम्फीबियंस के अंदर तो 10 पेयर मिलते हैं क्रेनियल नर्व्स के। लेकिन रेप्टल्स में, जिनमें हमने इनसे आगे मैमल्स तक जिनमें मेटानेफ्रिक किडनी पड़ी है, तो इनमें क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर मिलेंगे, 12 पेयर्स पाए जाते हैं। ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। बाकी बर्ड्स में खास टाइप की हड्डियां पाई जाती हैं, न्यूमेटिक बोन्स, और बड़े फीदर्स जो होते हैं, लार्ज फीदर्स, उनको कील के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स में जो है ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। जैसे पक्षी जो है कई बार अपनी जो बीक को पीछे ले जाके ऑयल भर के पूरी फीदर्स पे लगाते रहते हैं, क्योंकि इनकी भी ड्राई स्केल तो इनके पैरों तक ही सीमित है, लेकिन फीदर्स होते हैं उनको ऑयल लगाना होता है, तो ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। जैसे पक्षियों के जो पीछे वाले जो टेल वाला फीदर्स होता है,
वहां पे ग्लैंड मिलती है जिसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, जिससे ऑयल रिलीज होता है। तो ये ऑयल ग्लैंड भी इनमें पाई जाती है। थोड़ा सा इनका यूनिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं। बाकी हमने देखा है कि कुछ रेप्टल्स पॉइजनस होते हैं, जैसे स्नेक में कुछ परसेंट स्नेक पॉइजनस होते हैं क्योंकि उनकी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो मॉडिफाई हो जाती है टीथ लाइक स्ट्रक्चर में, और उनमें विनोम भरा रहता है पॉइजनस। तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये थी भाई चारों क्लास जो हमने डिस्कस की हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल। इनके खास यूनिक कैरेक्टर के साथ हमने थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पे ध्यान देना है। इनका डाइजेशन, सबका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और इनमें कुछ खास डाइजेशन सिस्टम में है। तो जैसे हमने देखा बर्ड्स में मिलेगा क्रॉप और गिजार्ड जैसे स्ट्रक्चर। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो एम्फीबियंस में खास है, सब तरह का रेस्पिरेशन मिलेगा। बाकी औरों में पल्मोनरी रेस्पिरेशन मिलेगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो एम्फीबियंस कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक। रेप्टल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जिनमें बॉडी में पानी की कमी होती है। तो ये दोनों कैसे होंगे, यूरिकोटेलिक। लेकिन मैमल्स कैसे होंगे, ये यूरिया रिलीज करेंगे तो यूरियोटेलिक होंगे। कार्टिलेजिनस फिश भी यूरियोटेलिक है। एम्फीबियंस में कुछ एम्फीबियन कह सकते हैं फ्रॉग की तरह, ये भी यूरियोटेलिक है। तो ये एक्सक्रीशन हो जाएगा। फिर बात करें लोकोमोशन तो टेट्रापोडा लिम्स पाए जाते हैं, कुछ लिम्बलेस भी होते हैं। एम्फीबियंस में लिम्बलेस एम्फीबियन को इक्थियोफिश के नाम से जानते हैं, वो याद रखना है। रेप्टल्स में हम स्नेक में कह सकते हैं ना तो आईलिड वगैरह होती है और ना ही लिम्स होते हैं। बाकी सब में आईलिड आ गई है यहाँ से आगे, ये भी हमें ध्यान देना है। रही बात जैसे फिश में मेम्ब्रेन, यहाँ आंखों के बाहर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थी जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोला है, वो यहाँ पे भी होती है। लेकिन वो यहाँ पे एम्फीबियन में थोड़ी सी फोल्ड हो गई है, रेप्टल्स में आधी फोल्ड हो गई है, बर्ड्स में थोड़ी सी और ज्यादा फोल्ड हो गई है, मैमल में आके जैसे हमारे अंदर बिल्कुल किनारों पे आ गई है फोल्ड होके। तो वो मेम्ब्रेन बिल्कुल आके यहाँ पे वेस्टिजियल हो जाती है हमारे अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर आज भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों के यहाँ पे फोल्ड होके मिलती है। तो इससे ये एविडेंस मिलता है कि हमारे पूर्वज कभी फिश जैसे रहे होंगे। बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो इस तरह से हम इनको लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर कैरेक्टर को लेके। और रही बात रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, सबके सब जो हैं इनमें यूनिसेक्सुअलिटी मिलेगी, मेल अलग फीमेल अलग, यानी कि डायोसियस। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, देखो एम्फीबियंस पानी में मिलते हैं इसलिए इनमें बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल। बाकी रेप्टल से लेके मैमल तक सभी में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ये ध्यान देना। बाकी मैमल से पीछे सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ओविपेरस है। लेकिन मैमल कैसे होते हैं, विविपेरस, बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन, हमने विविपेरस का कार्टिलेजिनस फिश पढ़ा है और स्कॉर्पियन पढ़ा है। तो इस तरह से हमें रिप्रोडक्शन। और रही बात रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो एम्फीबियंस में जनरली लार्वा मिल जाता है, टेडपोल जैसा लार्वा, तो उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। बाकी इन सब में क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड करेंगे। और रही बात मैमल्स के यूनिक कैरेक्टर की, वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाता है।